टोटल डोज इतना है और मेरा एसीटोन 3+ है और शुगर 400 है, तो मैं क्या करूंगा? तो अपने पास चार्ट तैयार, एसपी अंकल ने और बहुत लोगों ने सालों से चार्ट बना के रखा है। अरे बेवकूफ, चार्ट निकाल, कीटोन कर, शुगर कर, और डोज गिनती कर और ठोक इंसुलिन। क्या करना है? और पी छाछ, करना क्या है? तो ये सब हम आज सीखेंगे। और ये आर्ट के साथ अभी एक नौवा दुश्मन घुसा है, उसका नाम है कोविड। वो अपनी दूसरी मानसिकता और शारीरिकता के लेके आया है। तो ये तो अलग है, लेकिन जुड़ गया है। तो ये हम आठों आठ पहलू हम अब अस्मी अंकल, अनुश्री सब हमको सब दिखाने वाले, सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से उसको हम अपनी गेम कैसे खेलेंगे वैसे आज हम उसको समझेंगे। तो हम यहाँ पूरा करते हैं, एंड में आपसे वापस में जुड़ूंगा। नमस्कार सबको। लास्ट 1 मंथ में, गए 1 महीने में कोविड के बहुत सारे केसेस बढ़ गए। ये मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, आप सब टीवी पे भी देखते होंगे, पेपर में भी पढ़ते होंगे। और सचमुच इस साल कोविड के जो केसेस है वो लास्ट ईयर से मच मोर क्वांटिटी, मच मोर नंबर्स में आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों को कोविड हुआ है लास्ट 1 मंथ में। अच्छी बात यह है कि आज तक जितने भी मैंने कोविड के बच्चों को देखा है, जिनको मैंने काउंसिल किया है, मैनेज किया है, एक भी बच्चे को एडमिट होने की जरूरत नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों को कोविड होता है तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं है। मगर इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम बच्चों में प्रॉब्लम होता है, तो ये एक अच्छी बात है। अब जब बच्चों को डायबिटीज है, अगर उनका HbA1c 7.5 के नीचे है, 7.5 के अंदर है, तो उनको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ही कम। मगर जिनका HbA1c 7.5 के ऊपर है, उनमें प्रॉब्लम्स के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। अगर HbA1c 9 के ऊपर है तो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस और भी ज्यादा है। तो पहली बात यह है कि अगर हम अपना डायबिटीज अच्छी तरह कंट्रोल में रखेंगे तो कोविड के वजह से प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम है। तो आज से ही हम अपना डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में रखेंगे। और अगर कोविड हो गया तो कोविड के वक्त, कोविड होने के बाद जो सिक डे, जब हम बीमार हुए, तब डायबिटीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, तब एक्स्ट्रा इंसुलिन कैसे लेना है, कितना लेना है, कौन सा इंसुलिन एक्स्ट्रा लेना है, अगर भूख नहीं लगती है तो हमें क्या खाने पीने को लेना है, so that we should not get dehydrated, so that sugar should not get very low. ये सब बातों पे हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सिक डे मैनेजमेंट, यानी जब बच्चा बीमार हुआ है तब डायबिटीज का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये डिस्कस करने के पहले आप सब अपना पेन पेपर लो और अपना टोटल डेली डोज कैलकुलेट करो। टोटल डेली डोज मींस आप जो भी इंसुलिन खाने के पहले लेते हैं, एक्रेपिड या नोवारैपिड या फियाज, और जो भी आप बेसल इंसुलिन लेते हैं, इंसुलाटाड या लैंटस या ट्रेसिबा, ये सब 24 आवर्स में आप जितना इंसुलिन लेते हैं उसका आप टोटल कर दीजिए। आप सब टोटल करके वो TDD, टोटल डेली डोज, आप लिख लो। अपना अपना टोटल डेली डोज आप लिख लो। लिख लिया आपने? मानो कि मैं खाने के पहले एक्रेपिड 10 यूनिट, ब्रेकफास्ट के पहले 10 यूनिट, लंच के पहले 10 यूनिट, डिनर के पहले लेता हूँ, और मैं लैंटस या इंसुलाटाड 20 यूनिट लेता हूँ, तो मेरा टोटल डेली डोज हो गया 10 + 10 + 10 + 20 यानी 50। अब ये आपने लिख लिया। अभी आप वो जो फिगर मिला आपको टोटल डेली डोज, उसका 10% और उसका 20% क्या है वो आप लिख लो। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, मानो कि मेरा टोटल डेली डोज है 40 यूनिट, तो उसका 10% कितना हुआ? 4, और 20% कितना हुआ? 8। तो टोटल डेली डोज आपने सबने लिख लिया। तो अभी आप उसका 10% और 20% क्या है वो लिख लो। अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका बोलस इंसुलिन कौन सा है। बोलस इंसुलिन मींस
जो इंसुलिन खाने के पहले लेना है, और बेसल इंसुलिन मींस जो एक बार या 2 बार फिक्स टाइम पे लेते हैं मगर जिसका खाने पीने से संबंध नहीं है। तो बोलस इंसुलिन जैसे कि एक्रेपिड, नोवोरैपिड, फियास, ह्यूम इंसुलिन आर, लिस्प्रो, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अभी आप ये 3 फिगर्स याद रखो, 80, 180, 400, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा कीटोन्स कैसे चेक करना इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। मुझे लास्ट 1 मंथ में एक हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ है। कई पेशेंट्स जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया सिक डे मैनेजमेंट, सॉरी नॉट सिक डे बट डायबिटीज के मैनेजमेंट के बारे में ड्यूरिंग कोविड, उनमें से 2-3 पेशेंट ऐसे थे कि जिनके पास कीटो डायस्टिक्स नहीं था और कीटोन्स कैसे चेक करना वो भी मालूम नहीं था। मुझे शर्म आने लगी कि हम लोगों का कुछ मिस्टेक है, हम जेडीएफ के डॉक्टर्स का मिस्टेक है कि हमने आपको ये सिखाया नहीं। ओके, तो कीटोन्स चेक करने के लिए आपको कीटो डायस्टिक्स घर में रखना है, और ये प्लीज आज ही या कल, अगर आपके पास नहीं है तो खरीद के रखना। आपको स्ट्रिप यूरिन में डिप करना है और फिर निकालना है, और 15 सेकंड के बाद कलर क्या चेंज होता है वो आपको देखना है। तो ये कलर आया तो नेगेटिव है, ये आया तो ट्रेस है, ये स्मॉल है, ये मॉडरेट है, और ये आखिरी 2 कलर लार्ज है। तो पहला कलर यानी कीटोन्स नहीं है, दूसरा कलर यानी ट्रेस है, तीसरा यानी स्मॉल है, चौथा यानी मॉडरेट है, पांचवा या छठा यानी लार्ज है। अब ये कीटोन्स क्या है? डायबिटीज में शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, ठीक है, उसमें जान को खतरा नहीं है, डेंजर नहीं है, मगर जब कीटोन्स बढ़ने लगते हैं शुगर बढ़ने के साथ साथ, तो फिर लाइफ को डेंजर है। और तब कीटोन्स जब पॉजिटिव आने लगे विद अ हाई शुगर, तब एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना बहुत 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 जरूरी है। भले भूख नहीं लगी है, खाना नहीं खाने वाला है, फिर भी एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। अगर शुगर 180 के ऊपर गया और अगर उसके साथ साथ कीटोन्स भी यूरिन में पॉजिटिव आने लगे तो शुगर बढ़ना अच्छी बात नहीं है मगर लाइफ को डेंजर नहीं है। कीटोन्स बढ़ता है तो लाइफ को डेंजर है और इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। तो जब बच्चे बीमार है, याद रखना, भूख नहीं भी लगती होगी, बच्चा खाना नहीं भी खाना लेना चाहता होगा, आपको इंसुलिन बंद नहीं करना है। आप पूछेंगे क्यों? नॉर्मली हम इंसुलिन लेते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका उपयोग होने के लिए। जब बीमार है, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लगती है, तो क्यों इंसुलिन लेना है? ये सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। जब हम बीमार है तो हमारे बॉडी में 4 और हार्मोन्स बनते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, जैसे कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन वगैरह वगैरह। और ये सभी 4 हार्मोन्स हमें बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, मगर ये सभी 4 हार्मोन्स ब्लड शुगर को एकदम बढ़ा देते हैं और ब्लड में कीटोन्स आने लगते हैं अगर इंसुलिन की कमी है। तो ये 4 हार्मोन्स को काउंटर करने के लिए जब हम बीमार है हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना ही चाहिए। जिनको डायबिटीज नहीं है उनके बदन में स्ट्रेस हार्मोन के साथ ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा इंसुलिन बनता है, तो शुगर नहीं बढ़ता है, कीटोन्स नहीं बढ़ते हैं। पर जिनको डायबिटीज है उनको बाहर से एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर ये सोच के बैठेंगे कि खाना नहीं खाते हैं तो इंसुलिन नहीं लेंगे, तो ये डेंजरस है। इंसुलिन लेना चाहिए, खाना नहीं भी खाते हैं तो इंसुलिन लेना चाहिए। इनफैक्ट नॉर्मल से भी ज्यादा इंसुलिन लग सकता है। तो कितना इंसुलिन लेना है? उसके लिए आपको हर 2 to 4 आवर्स ब्लड कीटोन्स और ब्लड शुगर और यूरिन कीटोन्स चेक करना है। कोई कोई लोगों के पास ब्लड कीटोन्स का मीटर होगा, बहुत लोगों के पास नहीं है, तो उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे।
तो ब्लड शुगर चेक करना है एवरी 2 to 4 आवर्स, यूरिन कीटोन्स चेक करना है एवरी 2 to 4 आवर्स। और कितना इंसुलिन देना है, जो नॉर्मल इंसुलिन देते थे हम रोज, वो तो देना है, कितना एक्स्ट्रा इंसुलिन देना है वो हम ब्लड शुगर और यूरिन कीटोन्स देख के डिसाइड करेंगे। एपेटाइट यानी भूख कितनी है वो देख के डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये चार्ट आप लोग सब प्लीज ध्यान में रखना। जब बीमार है, ये देखिए चार्ट पे क्या लिखा है मैंने, जब बीमार है ब्लड ग्लूकोज और कीटोन्स एवरी 2 to 4 आवर्स चेक करना। अगर ब्लड ग्लूकोज 80 और 180 के बीच में है तो आपको अपना यूजुअल इंसुलिन डोज लेना है। बच्चा खाना खाता होगा या नहीं खाता होगा, तो जो टाइम पे आप एक्रेपिड या नोवोरैपिड या फियाज या लिस्प्रो लेते हैं ले लो, जो टाइम पे आप इंसुलाटार लैंटस लेते हैं ले लो। अगर ब्लड शुगर 80 और 180 के बीच में है और अगर आप खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, नॉर्मल इंसुलिन ले लो। अगर ब्लड शुगर 180 या 200 के ऊपर है तो कीटोन्स चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कीटोन्स ट्रेस है यानी दूसरा कलर, स्मॉल है यानी तीसरा कलर, या मॉडरेट है यानी चौथा कलर, तो आपको उसी वक्त एक्स्ट्रा बोलस इंसुलिन कौन सा है आपको मालूम है, कितना लेना है, आपके टीडीडी, आपके टोटल डेली डोज का 10%। और अगर कीटोन्स लार्ज है यानी पांचवा या छठा कलर है तो आपको एक्स्ट्रा बोलस इंसुलिन 20% लेना है। नॉर्मल डोज तो लेना है और ये एक्स्ट्रा लेना है उस वक्त जिस वक्त आपने टेस्ट किया और जिस वक्त ये रिजल्ट आए उस वक्त। और अगर शुगर 400 के ऊपर है तो कीटोन्स कितना भी हो आपको 20% एक्स्ट्रा लेना है। ओके, अब आप पूछेंगे कि क्या बीमार है तभी कभी भी इंसुलिन कम नहीं करना है, तो जवाब ये है हाँ। अगर ब्लड शुगर 80 या 90 के नीचे है और खाना नहीं लेने वाले हैं तो आप बोलस इंसुलिन यानी आपका एक्रेपिड या लिस्प्रो डिले करना बंद मत करना। डिले करना कब तक, जब तक बच्चा खाना लेने को तैयार है तब तक। तो ये डिले कब करेंगे, सिर्फ शुगर 80 के नीचे है और बच्चा खाना नहीं खा रहा है। और अगर शुगर 80 के नीचे है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है और कीटोन्स स्मॉल मॉडरेट लार्ज है तो आप बोलस इंसुलिन डिले भी करेंगे बच्चा खाने तक, और बेसिल इंसुलिन आप 30% कम कर सकते हैं। मगर आप शुगर फिर 2-2 घंटे से चेक करते रहना और जैसे शुगर बढ़ने लगा आप एक्स्ट्रा इंसुलिन दे देना। बच्चा खाना नहीं लेना चाहता है, ठीक है, जबरदस्ती से तो खाना नहीं ले सकते हैं, जबरदस्ती से देंगे तो वॉमिट करेगा। मगर शुगर अगर 180 के नीचे है, वो खाना नहीं खा रहा है, आप इंसुलिन दे रहे हैं, तो आप उसको स्वीट लिक्विड्स दे सकते हैं। 150 या 180 के नीचे है तो आप स्वीट लिक्विड्स दे सकते हैं, यानी मिल्क विद शुगर या स्वीट लस्सी या फ्रूट जूस या मेल्टेड आइसक्रीम या ऐसे कुछ। और अगर शुगर 150 या 180 के ऊपर है तो आपको सॉल्टेड लिक्विड्स देना है, जैसे मिल्क विदाउट शुगर, खारा लस्सी, बटर मिल्क विद सॉल्ट, वेजिटेबल सूप, मटन सूप, चिकन सूप एक्सेट्रा। और ये जो लिक्विड्स है ये बच्चे को 3 घंटे में एक बार, 4 घंटे में एक बार ऐसे नहीं लेना। उसके सामने ग्लास रखो और उसको बोलो कि आप 5-5 मिनट से थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, तो वैसे वॉमिट करने के चांसेस कम रहेंगे। तो सिक डे में क्या करना है, नॉर्मल इंसुलिन डोज चालू रखना है। सिर्फ शुगर 80 के नीचे है, बच्चा खाना नहीं लेने वाला है, तो बोलस इंसुलिन डिले करो, बंद मत करो। और अगर शुगर 80 के ऊपर है, बच्चा खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, नॉर्मल इंसुलिन दो। और अगर शुगर 180 के ऊपर गया तो कीटोन्स देख के आप या तो 10% एक्स्ट्रा दो, या अगर कीटोन्स लार्ज है तो 20% एक्स्ट्रा दो। और शुगर 150-180 के नीचे है तो स्वीट लिक्विड्स, 150-180 के ऊपर है तो सॉल्टेड लिक्विड्स देते जाना। ये सब करके भी अगर बच्चे ने 3 बार से ज्यादा वॉमिट किया, या अगर बहुत सिवियर स्टमक पेन है, अगर श्वास जल्दी जल्दी चल रहा है, अगर बच्चा बहुत ड्राउजी है, बात करते करते सो जाता है, या अगर उसको
एक्स्ट्रा इंसुलिन 3 या 4 बार देना पड़ा और फिर भी कीटोन्स कम नहीं हुए, तो एडमिट करना बहुत जरूरी है। कोविड के वजह से मानो कि 1000 में से एक बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा, मगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कोविड के वजह से नहीं होना चाहिए। वो नहीं होने के लिए आप ये 6 डे गाइडलाइंस फॉलो करना। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आजकल कोविड है तो सीटी स्कैन निकालते हैं। प्लीज रिमेंबर, अगर श्वास में तकलीफ नहीं है तो सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। बच्चे को अननेसेसरी रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करना है। एक और फैशन हो गया है कि बच्चे को कोविड हो गया तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करो, एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करो, हाई डोज विटामिन सी दो, हाई डोज जिंक दो। ये सब देने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज अच्छा कंट्रोल करो, सही खाना पीना दो, फीवर है तो क्रोसिन दो। बाकी कोई दवा का रोल नहीं है। जो भी दवा का रोल है वो सिर्फ उन लोगों में है जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यानी जिनको श्वास की तकलीफ है, जो बहुत ड्राउजी है, जो बहुत वॉमिट कर रहे हैं, जिनका पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 93 के नीचे है। तो अननेसेसरी ड्रग्स मत देना, अननेसेसरी टेस्ट मत करना, अननेसेसरी पैनिक नहीं होना चाहिए, मगर नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। तो ये सिक डे मैनेजमेंट आप लोग प्लीज ध्यान में रखना और प्लीज फॉलो करना। अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। बच्चों के लिए कुछ खास ध्यान में रखना है पेरेंट्स को, इसके अलावा कोविड के मामले में अगर उनको बुखार आता है? See, let me make this clear कि कोविड बाय एंड लार्ज 99% में एक माइनर इलनेस है। अभी ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ गए? प्रॉब्लम्स इसलिए आ गए कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में कोविड होने लगा, इसलिए प्रॉब्लम आया। अभी मानो कि डेंगू हुआ किसी को, तो डेंगू में भी मानो कि 1000 में से एक तो मरते हैं, 1000 में से मानो कि 20 को एडमिट करना पड़ता है। भाई 20 में भी 100 को एडमिट करना पड़ता है। कोविड में 1000 में से एक को एडमिट करना पड़ता है। मगर आजकल इतने लाखों केसेस हो गए कि इतने सारे लोग एक साथ बीमार होने लगे कि जिनको एडमिट करना पड़ता है उनको बेड नहीं मिलता है, बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। दूसरी बीमारी जो है वो कोविड से ज्यादा खराब है, मगर वो सब एक साथ में नहीं आते हैं। तो जब कोई एक बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में जगह मिलता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके मेडिसिन अवेलेबल है। तो कोविड का ये जो पैंडेमिक है, क्योंकि सब एक साथ में आ रहे हैं, इसके लिए बड़ा हंगामा हो गया है। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि प्लीज डोंट बिकम कोविडियट्स, डोंट बी कोविडियट्स, स्टे एट होम, घर में रहो, बाहर मत जाओ, अपना खुद का काम घर में खुद करो, डोंट बी लेजी, डोंट कॉल मेड्स, give them their salary, but don't call them for work at home, because that is how people are picking up. Yes. You see, and for heaven's sake, don't be greedy. I don't know, so many children have picked up because they have gone out to eat a pizza, they have gone out to eat a burger. What is the need for that? Tell me. यही कोविड अगर किसी को 1 साल के बाद हुआ तो इतना खराब नहीं रहेगा, क्योंकि तब केसेस कम हो जाएंगे, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, हॉस्पिटल बेड मिलेगा। अभी प्रॉब्लम है, अभी ये एक साथ में एक सुनामी के जैसे हो गया है। तो प्लीज बी केयरफुल, स्टे एट होम। सॉरी। और इन दिनों में जैसे कोविड की प्रिकॉशंस हम लेंगे, हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना बड़ा रोल प्ले करेगा कि हमको शुगर अच्छी रखनी है। 100%। बहुत, जैसे मैंने कहा कि जिनका HbA1c 7.5 के नीचे है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आप लोग, हाँ एक चीज मैं बोलने को भूल गया, मैंने सब कीटोन्स के बारे में कहा। अगर आपके ब्लड में कीटोन्स नहीं है मगर आपका शुगर हाई है तो भी आपको करेक्शन डोज लेना है। और ये करेक्शन डोज कैसे लेते हैं आपको याद है? 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज। चलो आप सबके पास टोटल डेली डोज लिखा है, मानो मेरा टोटल डोज 45 यूनिट्स है, 1800 डिवाइडेड बाय 45 कितना हुआ? 40 बरोबर।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि मेरा शुगर खाने के पहले 130 के नीचे होना चाहिए। अगर वो 130 से 40 मिलीग्राम ऊपर है तो मुझे 1 यूनिट एक्स्ट्रा एक्रेपिड या नोवारैपिड लेना है। तो अगर मेरा टोटल डेली डोज 45 है तो मैं एक कांस्टेंट 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज, तो मुझे 40 मिलीग्राम मिल गया। ये 40 मिलीग्राम मींस खाने के पहले अगर मेरा शुगर 130 से 40 मिलीग्राम ऊपर है यानी 170 है तो मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा बोलस इंसुलिन लूंगा। अगर उससे 40 ऊपर है यानी 170 से 40 ऊपर यानी 210 है, मैं 2 यूनिट एक्स्ट्रा लूंगा। उससे ऊपर है यानी 250, मैं 3 यूनिट लूंगा। ये कैलकुलेशन अगर कीटोन्स एब्सेंट है तो। अगर कीटोन्स पॉजिटिव है तो वो 10%, 20% जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये भी याद रखना। तो ये करके आप अपना शुगर हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। और डायबिटीज वाले कोई स्पेशल टॉनिक लेना चाहिए एसपी अंकल टू कीप अस अवे फ्रॉम कोविड, बिकॉज़ आई गेट दिस फनी क्वेश्चंस। या कोविड जी जो है ना हमारे, उनको कोई भी टॉनिक से डर नहीं है। आपको जो टॉनिक लेने का है आप लो, आपको नहीं लेने का है मत लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस कंपनी के शेयर्स है आपके पास उस कंपनी का टॉनिक ले लो तो शायद आपको भी फायदा होगा। मगर टॉनिक्स आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड। बहुत लोग पूछते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, ऐसे कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। कीप योर शुगर इन कंट्रोल, ईट हेल्दी फूड, यस, डोंट ईट जंक फूड, and exercise regularly in the house. I Yes. walk 1 hour a day in my house. So Wow. up and down. So walk, exercise in your house. Don't go out. Absolutely. And that's enough. Exercise, healthy food, keep your sugar in control. अस्पी एक सवाल है कि जब हम एक्स्ट्रा डोज लेते हैं तो लोग हाँ जी। पूछते हैं कि एक्स्ट्रा डोज ले लिया है तो फिर वो जो रेगुलर डोज है वो लेने का कि नहीं लेने का? एक्स्ट्रा डोज हमेशा इन एडिशन टू रेगुलर डोज होता है। एक्स्ट्रा का मतलब ही ये हुआ कि जो नॉर्मल है उससे एक्स्ट्रा। दीपक अंकल, आप क्या सजेस्ट करेंगे बड़ों को, 18 प्लस बच्चों को? बच्चे तो नहीं है अभी, वो एल्डरली है। अभी जो इम्यून बूस्टर का जो फंडा निकला है ना, तो मेरे को इम्यून बूस्टर के बारे में थोड़ा बात करना है सब लोगों से, अगर प्रश्न नहीं है तो सबसे पहली बात, ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है। तो जब हमारा शुगर ज्यादा होता है तो हमारे शरीर में रिलेटिव इंसुलिन की कमी हो जाती है। रिलेटिव नॉर्मल आदमी को भी, यानी जो आदमी का GHB 7.5 से ज्यादा है, जिसको डायबिटीज नहीं है, उसको कोविड हो गया ना तो उसको बैंड बच जाएगा। फर्स्ट टाइम 7.5 आया है और कोविड हो गया, उसका बैंड बच गया। और उसका 7 से कम है तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। क्यों बैंड बचता है? कि उसमें कंपेरेटिव इंसुलिन कम है। तो अगर आप सब, ये हमारे जो फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से 99, अभी एक आ जाएगा तो 100 सेंचुरी हो जाएगा अभी। तो ये 99 लोगों को मेरा मैसेज है कि इंसुलिन इज अ बेस्ट इम्यूनिटी इंक्रीजिंग हार्मोन एंड अ टॉनिक। एंड जब शुगर ज्यादा है तो आपका ये टॉनिक कम है तो आपको टॉनिक एडजस्ट करना है। रेगुलर कैसे? एक्स्ट्रा डोज लेकर, और बीमारी के दिन एक्स्ट्रा और लेकर। तो दो फंडा हो गया। दूसरा, हमारा माइंड, दिमाग शांत रहेगा तो जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब, उसका लेवल कम रहेगा। जब उसका लेवल कम रहेगा तो इंसुलिन पे दबाव कम रहेगा। इंसुलिन पे दबाव कम रहेगा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो उसके लिए आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन चाहिए। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपका इंसुलिन और शुगर कंट्रोल, और दूसरा मेडिटेशन। ये दोनों 100% प्रूवन आइटम है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज मनोज अंकल। ही वाज सो मेडिटेटिव फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उनके जो मैसेजेस आते हैं, देखो, ही वाज फुल माइंडफुल एंड ही केम आउट ब्यूटीफुल। So he is a live proof of meditation power, and अस्पी अंकल has given you insulin power. तो ये दोनों पावर आप भरपूर यूज करो और मजा करो। तो अनुश्री, इंसुलिन पावर पंप वाले कैसे अच्छे यूज कर पाएंगे? हाउ डू वी मैनेज द वंस ऑन द पंप, जिनको अगर कोविड हो जाता है, शुगर्स एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे? व्हाट एक्स्ट्रास डू वी हैव टू टेक? राइट, सो sick day management does not per se change
whether Huh. you're taking insulin injections or whether you're taking pump. In pump, only thing you have to be careful is many times जब भी patch related problems आती है तो sugars काफी shoot up हो जाती है and then you cannot differentiate कि वो sick day की वजह से हुआ है कि patch की वजह से हुआ है. So the Yeah. thumb rule is कि अगर आपकी sugars 300 या 350 के ऊपर है, you need to give an insulin injection to bring them down and not wait to give the bolus through your pump and see and experiment कि अरे अभी पैच चल रहा है कि नहीं चल रहा है. So that is the thumb rule for patients who are on an insulin pump. Baki, the threshold for ketones occurring is a little bit lower in the pump, but we follow the sick day rules. So I think Aspi uncle ne 80, 180 or 400 bola hai. So if your sugars go above 180 on a sick day, you should check ketones. So the guidelines, remember, stay the same even for the ones who are on the insulin pump. और जो CGMS का यूज कर सकते हैं, what would you recommend, Aspi uncle? I think the CGMS is extremely important. CGMS मेरे अनुसार बहुत ही important है और I'm sure कि very soon blood sugar check करने के बदले लोग CGMS ही करने लगेंगे. It is like एक जमाना था कि जब हम फोटोज लेते थे, अब हम वीडियो देखना चाहते हैं. तो ब्लड शुगर चेकिंग एक फोटो देखने के बराबर है. आपको एक ही टाइम का एक इमेज आता है. आपको उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या होने वाला है, ये नहीं पता लगता है. बट सीजीएम में ये इस वक्त क्या है वो तो मालूम ही होता है. इसके पहले और अभी शुगर अभी 90 है या 90 से नीचे आ रहा है, ये मुझे सीजीएम में मालूम पड़ेगा, ब्लड शुगर पड़ेगा. तो आई थिंक जो सीजीएम करते हैं दे आर मच बेटर ऑफ, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है. So in this current situation, अगर बच्चे को किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अगर CGMS करता है तो he can get a better reading and manage sugars better. Right. Okay, there is one very common question since we are talking about COVID is that after 1st of May, the vaccine is going to be available to everybody above 18 years of age. And I Right. have been getting a lot of questions कि क्या जो वो लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज है वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं. तो प्लीज दीपक अंकल, एसपी अंकल, प्लीज कमेंट ऑन द Yes. सेम. 100% yes. Beg, borrow, steal, but take. सबको लेना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट. राइट. थैंक यू. और जिसको Thank डाउट you. है वो दूसरे को चांस दे, क्या प्रॉब्लम है. और जिनको कोविड हो गया है वो भी 3 महीने के गैप के बाद वैक्सीन ले सकते हैं. अभी लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं, 2 डोजेस लिए हैं, फिर भी उनको कोविड हुआ है. तो ये याद रखना कि वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है, मगर वैक्सीन लेने से आपको सिवियर बीमारी नहीं होगा ये गारंटी है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा कोविड हो गया तो 99.9% वैसे भी तो रिकवर होने वाले हैं. हमें तो सिर्फ वो 0.1% का डर है जो क्रिटिकल हो जाते हैं. तो वो हालत नहीं होगा अगर आपने वैक्सीन लिया. जैसे आप अगर भारी बारिश में अम्ब्रेला रेनकोट लेके जाओ, अम्ब्रेला यानी फर्स्ट डोज, रेनकोट यानी सेकंड डोज, तो इसका मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भीग नहीं सकते हैं, मगर आप यू विल नॉट बिकम ड्रेंच्ड, यू मे बिकम स्लाइटली वेट. तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है. Yeah. And would you recommend a special kit that everybody has at home, especially जब infections हो रहे हैं बच्चों को, तो spare insulin, spare ketodastics? I believe you just mentioned that ketodastics सबके पास होने चाहिए. Yes. And the ones on the pump should have their spare disposables as well. They should also have a 100 IU syringe or a NovoPen or the pen for whatever insulin that they are using. So if they are using Absolutely. NovoRapid, they have to have a NovoPen. If they are using Humalog, they have to have a HumaPen. So accordingly, they need to have the respective pen and pen needles at home.
as well spare batteries of the insulin meter, sorry, the blood sugar meter, because often the meter conks off and getting batteries can be a little challenging. So please have a spare battery too. The 100 IU syringe with all panners and pumpers is a must. Yes, You 100 IU syringe. absolutely. And when sugar shoots up in spite of bolusing, then what Anushri says is very valid. Take your take your syringe and see that that extra is going in your body. You are not Yes. contemplating. You are seeing with your eyes that it is going in. So that The 100 the old logic still holds true. The insulin syringe is the safest bet in these moments. yes. वो दिखता है, नजर सामने जाता है वो. There is a question in the chat box. Anushri, would you see that? Somebody has said, my daughter is 10 years old and she's taking Actrapid 5 units 3 times a day with 9 units Lantus. 2 hours after meal, her sugar is 300 to 400. Whether extra dose of Actrapid is to be given. Anushri? Right. So I think Dr. Irani mentioned about correcting when your sugars go high. And if your sugars are going consistently high 2 hours after meal, then definitely there is something wrong with the amount of insulin you're taking for your Meal. for that particular meal. So if it is an occasional thing, then you need to correct when the sugar is high using your own correction factor. And if consistently 2 hours after meal it is going up, then your bolus insulin is not sufficient. You need to increase the dose of Actrapid. Again, I think for this you should visit the JDF clinic. We have a clinic running online Yeah. every Saturday where our doctors are available to guide you. You need to bring your blood sugar chart and they will be there. Remember, pattern adjustment, sorry, the correction doses are good for that moment. But when there's repeated pattern consistently when your sugars are high, a proper evaluation and adjustment will always yield better results. There is this question, Uncle. Is there any preference for Covishield over Covaxin? Or anyone will do? Do you have a choice? Yeah, now you'll have a choice. After 1st Now, of May. after 1st May, you'll have a choice, right? So let's put it like this, that both the vaccines are equally good. Okay, I personally have taken Covishield, right? Because at that time we had no choice. But now you have a choice. Both the vaccines are equally good. And So what you about can the flu probably toss shots? a coin and decide. What Sorry? about the flu shots, Aspi Uncle? Flu shot. The flu shot, I mean, I will tell you the official position. The official position is that the flu vaccine is compulsory for all children below 5 years. I'm only talking as a pediatrician. It's Absolutely. compulsory for all children below 5 years, and above 5 years, it is optional. But above 5 years, if you have diabetes, if you have asthma, if you have a kidney problem or a heart problem, the vaccine is recommended. So therefore, for all our JDF members, I would strongly recommend the flu vaccine once a year. And it should be given in the month of April or May. Yes. So for example, if last year you gave it in August, this year don't give it in August just because it's valid for a year. Give it in April or May. But currently, because of the COVID season, it is not safe to go out of the house. So I'm telling all my patients, don't give vaccines right now. Wait till the COVID surge reduces and then give the vaccine. Because sitting at home, you will not pick up COVID, you will not even pick up flu. Absolutely. Both these are viruses which you'll pick up by coming in contact with others in a crowd. So avoid crowds. You won't get COVID, you won't get flu, and you won't need the vaccine. Once things have normalized a bit, then you can go to your doctor's clinic and give the flu shot. We have got a question regarding whether they should get blood tests done like HbA1c or routine annual So checkup. I wrote an answer to that. Of course, you should get the HbA1c done, but currently, again, because of the COVID season, it is not safe to go out unnecessarily, and it is not safe to call anybody to your house also unnecessarily. Yeah.
whatever your HbA1c is, you can't change it right now. But what you can change right now is your sugars over the next few days or weeks. So please control your sugars over the next few days or weeks by eating healthy, by taking the correct dose of insulin, by taking correction doses. Just a comment, ये जो प्रश्न किसी ने पूछा था about Acrapid खाने के पहले लिया और खाने के 2 घंटे के बाद शुगर 200-300 था। मैंने जो करेक्शन कहा था वो खाने के पहले के लिए कहा था। अभी ये केस में क्या है कि Acrapid का पीक एक्शन 2-3 घंटे के बाद होता है, तो शायद ये खाने के बाद अगर इतना ज्यादा है तो अभी एक दिन रहने दीजिए, जैसे डॉक्टर सचिन और डॉक्टर अनुश्री ने कहा, 2-3 दिन पैटर्न देख के फिर आप खाने के पहले का इंसुलिन बढ़ा सकते हैं। Okay, there is a question here that what if the bolus is given, the child eats and then vomits? Then how can we compensate for the bolus, which is seen during a sick day? So अभी बच्चे ने खाना लिया, वॉमिट करके निकाल दिया, तो उसका शुगर लो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अभी वॉमिट करने के बाद अगर उसको भूख लगती है तो उसको दोबारा खाने दो। अगर उसको भूख नहीं लगती है और आप जबरदस्ती से कुछ दे देंगे तो नेचुरली वो वापस वॉमिट करेगा, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। तो उस वक्त आप उसको कुछ लिक्विड दे सकते हैं। यू कैन गिव हिम मिल्क इफ ही लाइक्स इट, or milk with some like a milkshake if he likes it, and that too slowly. Remember this, when you are not well, don't gulp things down, have it slowly, have it spaced out. And अगर उसने वो भी नहीं लिया तो फिर आप उसका शुगर एवरी 1 आवर चेक करते रहना। अगर शुगर लो गया तो फिर उसको 3 चम्मच शुगर दे देना, as we normally do for hypoglycemia. Absolutely. Okay, so is it for now we are going to take the COVID vaccine, so along with that flu vaccine can be taken? See, remember, you can take 10 vaccines on the same day, there is no problem. But once you take a vaccine, if it is a live vaccine, then for 1 month you cannot take another vaccine. So एक थियोरेटिकल जवाब यह है कि आप जब कोविड वैक्सीन लेने जाओगे तब आप फ्लू वैक्सीन भी ले सकते हैं। ये थियोरेटिकल जवाब है। प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जहां आप कोविड वैक्सीन लेने जाते हैं वहां वो लोग फ्लू वैक्सीन देंगे ही नहीं। तो फ्लू वैक्सीन के लिए आपको अलग किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो ये सीजन में सेफ नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट के एटलीस्ट दिस ईयर आप दोनों वैक्सीन साथ में नहीं लेना, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अब ये फ्लू वैक्सीन हर साल लेना पड़ता है। मेरा एस्टिमेट है कि कोविड वैक्सीन भी हर साल लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर आप दोनों वैक्सीन साथ में ले सकते हैं, अगर ये पैंडेमिक मिट गया होगा तो। Okay, one last question and then we'll wrap up and summarize. Okay, can you please repeat the 1800 principle for correction? Is somebody's request here? ये 1800 क्या है? ये 1800 एक फिक्स्ड फिगर है। क्यों 1800 है ये जानना जरूरी नहीं है। ये साइंटिस्ट लोग ने एस्टिमेट किया है कि अगर आप ये फिक्स्ड फिगर लो 1800 और अपना टोटल डेली डोज लो और फिर आप कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर में लिखो 1800 यानी 1800 डिवाइडेड बाय और अपना टोटल डेली डोज लिखो। तो आप सब कैलकुलेटर लो, अपने फोन पे कैलकुलेटर है, 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज। अभी जो भी फिगर मिला वो फिगर क्या है? वो फिगर है ब्लड शुगर। वो फिगर है ब्लड शुगर, सॉरी वो फिगर है ब्लड शुगर। क्या ब्लड शुगर? मानो वो फिगर जैसे मैंने कहा 40 आया, इसका मतलब कि आपका 1 यूनिट इंसुलिन आपका ब्लड शुगर 40 यूनिट्स कम कर सकता है। अभी खाने के पहले मैं चाहता हूं कि मेरा शुगर 130 के नीचे होना चाहिए। कितना? 130 के नीचे होना चाहिए। और मेरा फिगर 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज इज 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा शुगर 130 के बदले 170 है, यानी 130 से 40 ऊपर, तो उसको 130 लाने के लिए मुझे 1 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर मेरा शुगर 210 है तो मुझे 80 मिलीग्राम कम करना है, 210 से 130 लाना है।
तो 80 कम करने के लिए मुझे 2 यूनिट लेना पड़ेगा। अगर मेरा शुगर 250 है, 120 कम करना है 130 तक लाने के लिए 3 यूनिट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो नॉर्मल डोज लेता हूं वो तो लेना है, प्लस 3 यूनिट एक्स्ट्रा। इज दिस क्लियर? Okay, Absolutely. so I think there are few rules of sick day which we have revised. Yes. Don't stop insulin. You have to check your blood sugar and ketones every 4 hours, if not more often. You have to keep yourself hydrated. If your sugar is above 150, you have to take salty liquids. If it is below 150, you have to take sweet liquids. And there are certain situations where you have to rush to the hospital. Severe abdominal pain, if you are not able to bring down the ketones even by taking the required action for more than 3 times, if the child becomes drowsy, if the child has uncontrolled vomiting. Anything you want to add to that? Yes, stay calm, stay indoors, and don't interact with outside people. That's how you'll keep the COVID away. The reason for not leading into a sick day situation. Stay away from WhatsApp doctors. Of course. Except for a helpline. Yes. Good.